हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचार्जिंग के बारे में। अब ये रिचार्जिंग कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट्स में के मन में एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, इसको लेके ही कंफ्यूजन होता है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर रिचार्जिंग की कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न करेंगे। ये एक एमसीक्यू आया था कुछ साल पहले पीजी एंट्रेंस एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इन चार में से एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी रॉन्ग है। और ये रिलेटेड टू डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन और उसका रिलेशन विथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो स्टेटमेंट ए, डीपोलराइजेशन लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। बी, रीपोलराइजेशन लीड्स टू मसल रिलैक्सेशन। सी, एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन टुगेदर leads to muscle contraction, and D, action potential, that is depolarization and repolarization together leads to muscle contraction and relaxation. आप ट्राई करना चाहोगे? वैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर सी दिया, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें इन चारों में से सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट है और वो है डीपोलराइजेशन लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। धक्का लगा ना? तो चलो अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी में एक्साइटेबल टिश्यूज है, नर्व और मसल। एक्साइटेबल मतलब क्या? उनके मेम्ब्रेन्स एक्साइट होते हैं, तो इन्हें एक्साइटेबल टिश्यूज कहा जाता है। लेकिन जब वो मेम्ब्रेन्स एक्साइट ना हो रहे हो तब ये टिश्यूज रेस्टिंग स्टेट में होती है, तो उसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेम्ब्रेन इनसाइड की तरफ एक्सेस नेगेटिव होने की वजह से है। -70 मिलीवोल्ट्स या -90 मिलीवोल्ट्स इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर नर्व एंड मसल रेस्पेक्टिवली। तो इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एक्सेस नेगेटिव चार्जेस लाइंड अप ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इसको रेस्टिंग स्टेट कहा गया। इसी को आप कह सकते हो पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना? सीधी बात है सिंपल समझने के लिए कि मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक्सेस नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है और रिलेटिवली ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ है, तो ये एक पोलैरिटी हो गई ना मेम्ब्रेन की। तो पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट ऑफ द सेल एंड इट्स मेम्ब्रेन। अब जब ये मेम्ब्रेन एक्साइट होगी तो उस मेम्ब्रेन एक्साइटेशन का मतलब क्या होगा? इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन विल बिकम पॉजिटिव, तो इसे कहते हैं मेम्ब्रेन एक्साइटेशन। इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकमिंग पॉजिटिव मतलब वो जो ओरिजिनल रेस्टिंग पोलैरिटी थी, इट गॉट डिस्टर्ब्ड, और इसलिए इसको कहा गया डीपोलराइजेशन। डिस्टर्ब्ड पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन इज नाउ एक्साइटेड, तो मेम्ब्रेन एक्साइटेशन इज डीपोलराइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे एक्शन पोटेंशियल को मेम्ब्रेन एक्साइटेशन समझते हैं, ये ओनली पार्टली करेक्ट है। एक्चुअली अगर आप देखें तो डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू मेम्ब्रेन एक्साइटेशन, कि भाई मेम्ब्रेन की इनसाइड की तरफ पॉजिटिविटी हो गई, मेम्ब्रेन अब पॉजिटिव हो गई इनसाइड में। अच्छा, ये डीपोलराइजेशन जो एक पॉइंट पे हो रहा है ये ट्रैवल भी करता है, हर पॉइंट डीपोलराइज होता जाता है और इस तरीके से वो ट्रैवल करता है, तो उसको ट्रैवलिंग इंपल्स या सिंपली इंपल्स कहा जाता है। तो अब आपको यह समझना होगा कि एक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं? जो इवेंट्स एक पॉइंट पे होते हैं, यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। जब वो एक पॉइंट पे हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। लेकिन जो ट्रैवल करता है, डीपोलराइजेशन इज ट्रैवलिंग थ्रू द मेम्ब्रेन, तो उसे हम कहते हैं इंपल्स। ट्रैवलिंग एक्शन पोटेंशियल या ट्रैवलिंग डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज इंपल्स। तो ये फर्क है बिटवीन एक्शन पोटेंशियल एंड इंपल्स। ओके, अब मेम्ब्रेन एक्साइट हो गई और ये एक्साइटेशन ट्रैवल भी किया, वो मसल में एंटर कर गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन देयर हैज टू बी रिकवरी फ्रॉम एक्साइटेशन। देखो, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, अब उसे रिकवर भी होना है उस एक्साइटेशन से, तो उसी पॉइंट पे अब वो पॉइंट या हर पॉइंट रिकवर होता जाएगा
and that recovery from excitation is called as repolarization. Recovery from excitation and going back to original negative potential. देखो ना, सीधी बात है, पहले हमने कहा रेस्टिंग स्टेट में द मेम्ब्रेन इज इन अ पोलराइज्ड स्टेट. जब ये पोलैरिटी गॉट डिस्टर्ब्ड एंड इनसाइड बिकेम पॉजिटिव, वी कॉल्ड इट डीपोलराइजेशन. अब दैट मेम्ब्रेन पोलैरिटी विल बी रिस्टोर्ड अगेन, और अगेन मेम्ब्रेन अंदर की तरफ निगेटिव हो जाएगी, तो उसे हम कह रहे हैं रिपोलराइजेशन. तो रिपोलराइजेशन मींस रिकवरी फ्रॉम मेम्ब्रेन एक्साइटेशन. ओके, तो ये है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन. अच्छा, एक बात और है कि आप ये ख्याल रखना, ध्यान में रखना कि इट इज द डीपोलराइजेशन विच इज द ट्रैवलिंग इंपल्स. ओके, वो रियल सेंस में ट्रैवलिंग इंपल्स है. रिपोलराइजेशन डज नॉट ट्रैवल, इट ऑकर्स पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट. ओके, ये आपको दोनों को तोड़ के अलग देखना पड़ेगा कि भाई डीपोलराइजेशन आपको ट्रैवलिंग इंपल्स की तरह मानना है, और रिपोलराइजेशन जो है, जब वो पॉइंट बाय हर पॉइंट जो डीपोलराइज हुआ वो रिपोलराइज भी होगा ही, रिकवर होगा फ्रॉम दैट एक्साइटेशन. तो रिपोलराइजेशन को आप ऐसे मानो कि वो ट्रैवलिंग इंपल्स नहीं, उसे आप ऐसे मानो कि हर पॉइंट रिकवर होता जा रहा है फ्रॉम एक्साइटेशन. तो रिपोलराइजेशन डज नॉट ट्रैवल, इट ऑकर्स पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट. ये है डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन का मतलब. तो चलो, मेम्ब्रेन एक पॉइंट पे एक्साइट हुई और फिर वो एक्साइटेशन से रिकवर भी हुई. आयोनिक बेसिस क्या है इसका? तो सोडियम के अंदर आने से मेम्ब्रेन वाज डीपोलराइज्ड, एंड फिर पोटेशियम बाहर जाता है, तो पॉजिटिव चार्जेस कैरी करके बाहर लेके जाता है, तो अगेन मेम्ब्रेन बिकम्स ओरिजिनल. निगेटिव जो चार्ज था अंदर की तरफ वो रीएस्टैब्लिश हो जाता है ना. पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए बाय सोडियम इनफ्लक्स, और फिर पोटेशियम बाहर चला गया, मतलब पॉजिटिव चार्जेस बाहर लेके गया, तो वापस अंदर निगेटिविटी आ गई, ओरिजिनल चार्ज आ गया. अब देखो, फोन का एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि आपका फोन सुबह सुबह चार्ज था, और सुबह से एक के बाद कॉल आना शुरू हो गए, तो क्या होगा? बैटरी ड्रेन आउट होती जाएगी, है ना. तो 10-12 कॉल्स के बाद बैटरी विल बी कंप्लीटली ड्रेन्ड, और 13वें कॉल के वक्त मतलब कॉल के लिए बैटरी नहीं बचेगी. कुछ ऐसा ही यहां हो सकता था, लेकिन नहीं होता. देखो, सोचने की वाली बात है, अगर इंपल्सेस एक के बाद जा रहे हैं, मेम्ब्रेन एक्साइटेशन चल रहा है एक के बाद एक, तो क्या होता जाएगा? हर एक इंपल्स के साथ सोडियम कम्स इन एंड पोटेशियम गोज आउट. तो ऐसे 100 इंपल्सेस 200 इंपल्सेस होने के बाद क्या होने का खतरा है? सारा का सारा सोडियम बाहर से अंदर चला आया, और सारा का सारा पोटेशियम अंदर से बाहर चला गया. तो अब 101वें इंपल्स के लिए स्कोप ही नहीं बचेगा, है ना. आफ्टर ऑल ये अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से मूव कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म ही हो जाएगा, तो फिर अगले इंपल्स के लिए स्कोप नहीं बचेगा, बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट. ये ना हो, इसके लिए होता है रिचार्जिंग. तो हर एक एक्शन पोटेंशियल के बाद, यानी मेम्ब्रेन रिकवरी होने के बाद, ओके, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग. हर एक इंपल्स हो जाने के बाद जो सोडियम बाहर से अंदर आया है उसको बाहर फेंका जाएगा, और जो पोटेशियम बाहर चला गया है रिपोलराइजेशन करने के लिए, उसको बाहर से वापस अंदर लाया जाएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं रिचार्जिंग. एक तरीके से रीएस्टैब्लिशिंग द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, ताकि इंपल्सेस जो है वो चलते रहे. तो ये है प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग. इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स मालूम होना जरूरी है. पॉइंट नंबर 1, हर एक एक्शन पोटेंशियल के बाद उसके एंड में रिचार्जिंग होती है. पॉइंट नंबर 1, रिचार्जिंग का मतलब क्या? तो सोडियम जो अंदर आया उसको बाहर फेंक देना,
और पोटेशियम जो बाहर चला गया, रीपोलराइजेशन करवाया, उसको बाहर से वापस अंदर ले आना, मतलब रीएस्टैब्लिशिंग द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, उनको अपनी अपनी जगह पे वापस भेज देना। दैट्स द प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग। बैटरी फिर से फुल चार्ज हो गई। और ये करता कौन है? तो ये रिचार्जिंग करता है अपना चैंपियन सोडियम पोटेशियम पंप। आपको पता ही होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है, वो सोडियम आयंस को अंदर से बाहर फेंक देता है और पोटेशियम को बाहर से अंदर ले आता है। तो यही काम वो करेगा एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एट द एंड ऑफ एवरी एक्शन पोटेंशियल यहाँ का सोडियम पोटेशियम पंप जाग जाएगा, मतलब वो काम करेगा, क्या करेगा? रिचार्जिंग। तो ये सोडियम जो अंदर आया उसको बाहर फेंक देगा, पोटेशियम जो बाहर चला गया रिपोलराइजेशन के लिए उसको वापस अंदर ले आएगा। यानी सोडियम और पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशंस फिर से एक बार री एस्टैब्लिश हो गए तो अगला इंपल्स धड़ल्ले से आ सकता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग। इट इज अचीव्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि भाई बैटरी हमेशा फुल होनी चाहिए, तभी तो इंपल्सेस जा सकेंगे। और ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम है प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग। रीपोलराइजेशन अलग है, उसके बाद होता है रिचार्जिंग। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये थी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रिचार्जिंग ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। और ये ज़रूरी है अगले वीडियो के लिए जो आने वाला है ऑन स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझी, इसके बाद उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम और बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी।